आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो दो बिंदुओं पर बेस्ड है कि किस प्रकार ये दो घटनाएं, पहली बंगाल की विधानसभा के अंदर जो वहाँ के माननीयों ने मारपीट की और भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के बीच में जो हाथापाई हुई, उसका भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, यह क्या संकेत देता है। और दूसरा जो बाबर अली, जिसने भारतीय जनता पार्टी के विजय पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर उसकी हत्या कर दी गई, उसको लेकर के 10 मार्च की घटना है। उसके बाद उसको इतना मारा कि वो मृत्यु संपीड़ा तक गुजरा और बाद में उसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो ये दो घटनाएं क्या संकेत करती हैं भारतीय संविधान के नजरिए से, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार ये बात सफाई देने के लिए कहता हूं कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं आपको इस देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसको निष्पक्ष रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे द्वारा बताई गई कोई बात संभवतः किसी जाति या धर्म के विपरीत लगे, लेकिन ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ निष्प्रभ भाव से मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि आप तक सही विचार सही तरीके से पहुँचे, जो संवैधानिक रूप से आपके लिए फायदेमंद हो। चलिए अब हम लोग अपनी परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहली घटना जब हम कहते हैं कि बंगाल में जो घटना घटित हुई, जहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष के विधायकों के साथ मारपीट की, मैं बिल्कुल बहुत ही गंभीर रूप से कह रहा हूँ। जितनी भी मीडिया में सदन की, क्योंकि पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड की जाती है, माननीयों की कार्यवाही पर भरोसा नहीं है लोकतंत्र के मंदिर पर, तो उनकी कार्यवाहियों को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग से जो चीज़ें बाहर निकल कर आई उसमें ये बात क्लियर है कि सत्ता पक्ष की संख्या बल ने विपक्ष को उस तरह से अपमानित किया, उनके साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े। ये बात अभी तक दिख रही है कि सत्ता पक्ष ने वो हिंसात्मक रवैया अपनाया जो हिंसात्मक रवैया बंगाल की आम जनता अपनाती रही। दोस्तों, बंगाल में हिंसा ये कोई पुरानी मतलब नई घटना नहीं है। बहुत लंबे समय से, इवन स्वतंत्रता के पूर्व भी बंगाल हिंसाग्रस्त राज्य था, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व जो हिंसा होती थी वो राष्ट्रीय हितों के लिए थी। ये सारी जगह जो बम बनाने के प्रसिद्ध हैं, इनमें से आपको अगर जानकारी हो, बहुत सारी जगह हैं पहले भी बम बनाने के लिए जानी जाती थी। यानी 7, 8, 9 दशक से यहाँ पर बम का निर्माण होता था। बट वो स्वतंत्रता के पूर्व जो बमबारी या बम का निर्माण होता था, वो जो रूस से हमारे क्रांतिकारी सीख कर आए थे, वो राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय चिंतन के लिए। अब जो बंगाल में बम पकड़े जा रहे हैं, 370 जिंदा बम पकड़े गए हैं, बहुत खतरनाक, वो ये बताता है कि समाज में बंगाल के समाज को क्या बना दिया। पहले कम्युनिस्टों ने बंगाल के समाज को हिंसक बनाया। जो बंगाली ब्लड है वो राष्ट्र के लिए धड़कता था। देश की में बौद्धिक क्रांति, रिवॉल्यूशन, वो बंगालियों की वजह से इस देश में आया। देश में जो क्या कह सकते हैं, हिंसक शब्द गलत है, यानी जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह जैसे विचार, क्रांतिकारी आंदोलन जो शुरू हुआ, वो भी बंगाल की ही देन है। यानी बंगाल में कमी नहीं है, कमी है बंगाल के नेतृत्व में, जिन्होंने उनकी शक्तियों को, उनकी ऊर्जा को गलत दिशा में बना दिया। दोस्तों, इस बात को समझना होगा। देखिए, कोई भी जो पार्लियामेंट है या जो विधानसभा है, वो पार्लियामेंट देश का आईना है, मंदिर है, और विधानसभा उस राज्य का लोकतंत्रात्मक मंदिर है। और इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में मंदिर के अंदर बैठा जो देवता है वैसे ही होता है जैसा समाज है। यानी बंगाल की विधानसभा में जो आपको दिखाई देता हिंसा, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। बंगाल में हिंसा पिछले 3 से 4 या 5 दशक से लगातार हिंसा ग्रस्त समाज रहा है, हिंसाग्रस्त समाज रहा है। उस हिंसा का परिणाम अब हमें सर्वोच्च रूप से बंगाल की विधानसभा में दिखाई देता है। अब समस्या समझना ये है कि ये हिंसा यहाँ तक पहुँची ही क्यों।
जब हम राजनीतिक जो नेतृत्व है वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह के समाज को या किसी भी समाज को उसकी भावनाओं को, उसके इमोशंस को बॉइलिंग पॉइंट तक, वहाँ तक जहाँ से वो अपनी भावनाओं को विद्रोह के रूप में ले आए, वहाँ तक लेके जाते हैं, तो समाज को इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। दूसरा, कुछ हमारे जो व्यूअर हैं या कुछ समाज में जो ऐसे लोग हैं कि बीजेपी ही बड़ी पार्टी बनी तो हिंसा हुई, इसके पहले क्यों नहीं हो रही थी? पिछले 10 सालों में विधानसभा में ऐसी हिंसा क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न भी आता है। दोस्तों, पिछले 10 सालों से एक पार्टी को इतनी सीटें विपक्ष के रूप में प्राप्त नहीं हुई। यानी जो लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना सच्चे लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन बंगाल की जनता ने जब मजबूत विपक्ष दिया तो वहाँ का सत्ता पक्ष, मैं ये कहूँ सही शब्दों में कि बौखला गया है, उसकी बौखलाहट बहुत तेज है, तो कुछ गलत नहीं है। तो यानी ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से हिंसा इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो कांग्रेस के साथ थी या उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टीज के लोग थे और वो उतनी बड़ी मात्रा में नहीं थे, स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं था। जैसे मजबूत विपक्ष आया तो जिस तरह चुनाव के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करनी शुरू की, उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने अब सदन के अंदर भाजपा के विधायकों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये दोनों चीज़ें जुड़ती हैं। समाज को जब हिंसक आप बना देते हैं तो निश्चित बात है उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन क्या जश्न के जोश में या किसी भी अन्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोला, उनकी राजनीतिक हिंसा की? इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और सपा में अजीब तरह की स्थिति है। लेकिन आप देखिए, जब सदन के अंदर दोनों नेता मिलते हैं, चुनाव के पहले हार जीत जो बयानबाजी अलग बात है, लेकिन जब विधानसभा के अंदर वो मिले तो दोनों ने अपनी अपनी गरिमा का ख्याल रखा। योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अखिलेश जी का सम्मान किया और अखिलेश जी ने जो नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जी का यथोचित सम्मान किया। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद संभव है और होना भी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा कि हमारे विचार से आप सहमत नहीं हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। ये लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ ले जाता है, समाज में अराजकता प्रदान करता है। अब आते हैं दूसरी घटना जो उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर एक व्यक्ति की 10 मार्च को इसलिए पिटाई कर दी जाती है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो बिंदु चर्चा का विषय बनता है। उसका नाम है बाबर अली। एक वो बाबर था जिसने भारत पर हमला किया था, भारतीय संस्कृति पर हमला किया था, भारतीय गर्व पे हमला किया था, भारतीय दर्प पे हमला किया था, हमारे दिलों पर क्रूरता कायम की थी, क्योंकि ये क्रूर विचारधारा को लेकर के इस देश में प्रवेश करे थे। ये तो इस देश की महानता है, जिनके पुत्रों के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत जो मानवता इस देश की संस्कृति ने इसके अंदर डाल दी थी, वरना ये तो बहुत हिंसक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। लेकिन आज उस पर हम लोग पर चर्चा नहीं कर रहे, उस पर हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि इस बाबर को, जो भारतीय बाबर था, जो भारतीय संस्कृति को मानने वाला बाबर था, उसे किसने मारा? क्या पाकिस्तान से आए हुए जिहादियों ने मारा? नहीं। क्या हिंदुओं ने मारा? नहीं। क्या पुलिस ने मारा? नहीं। फिर किसने मारा? उसी के रिश्तेदारों ने, उसी के परिवार वाले लोगों ने। चलिए, कोई बहुत बड़ी गलती की होगी? प्रश्न मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि बाबर अली ने किया क्या था? क्या चोरी डाली थी? नहीं। डकैती की थी? नहीं। मर्डर किया था? नहीं। अपने परिवार में या मोहल्ले की किसी बहन बेटी को छेड़ा था? बोले कुछ नहीं। फिर किया क्या था जो बाबर अली की हत्या कर दी गई? बाबर अली ने सिर्फ बीजेपी के जीतने पर पटाखे फोड़े थे और मिठाई खिलाई थी। तो क्या लोकतंत्र में आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं उसको मत नहीं दे सकते? क्या लोकतंत्र में पूरे उस धर्म के लोग तय करेंगे कि किसको वोट दिया जाए? और अगर आपने उनसे अलग हटा के वोट दे दिया तो दे दिया, लेकिन आप क्या उसकी जश्न और खुशी नहीं मना सकते हैं कि हमारे मन का नेता जीता है? हम किस दिशा में लोकतंत्र को लेके जा रहे हैं? यहाँ लड़ाई, मैं आलोक पांडे हूँ, मैं बाबर अली की बात कर रहा हूँ। ये देश में हम मतभेद रख सकते हैं, मनभेद की गुंजाइश नहीं। ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट ए
वाद और अवैध की स्वतंत्रता, कहाँ गए इस देश के उपरोधा जो अखलाक की मृत्यु पर मॉब लिंचिंग कहते थे, बाबर अली की मृत्यु पर चुप है? कहाँ हैं वो लोग जो बाबर अली की मृत्यु पर, अवैध की जो स्वतंत्रता पर हमला किया, उनके परिवार वालों ने हमला किया, उनके घर वाले जो अगल बगल के पड़ोसी हैं परिवार वालों ने हमला किया, वो 19 का सम्मान क्यों नहीं कर पाए? भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान क्यों नहीं कर पाए? उनके ही परिवार वाले नहीं कर पाए, मार दिया उसको। क्या लोकतंत्र ऐसे चलाएंगे इस देश के मुसलमान? मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मारने वाला भी मुसलमान है और मरने वाला भी मुसलमान है। तो क्या इस्लाम धर्म में कोई भी लोकतंत्रात्मक विचारों को जिंदा रखने की प्रवृत्ति नहीं है? क्या इस्लाम धर्म के फॉलोअर इसलिए अपने भाई को मार देंगे कि वो फ्लेक्सिबल है, वो विचारधारा में कट्टर नहीं है? तो फिर देश कैसे चलेगा आगे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 20 करोड़ लोग मुसलमान इस देश में रहते हैं, 22 करोड़ मुसलमान। क्या वो उन मुसलमानों की हत्या कर देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देंगे? समाजवादी पार्टी के एक सांसद, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, उन्होंने कहा कि उसने गलत किया वोट देकर के भाजपा को, क्यों? मुसलमान नहीं चाहता कि भाजपा जीते, मुसलमान नहीं चाहता। आप उनके शब्दों को सुनिए, यानी मुसलमान बाध्य है उसको वोट देने के लिए जिसको सारी पूरी कौम कहे। यहाँ तो वोट मत देने का अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है भाई, हम चाहें जिसको चाहे वोट दें और उसके जीतने पर खुशी मनाएं। ये सामान्य सी बात क्या इस देश में मर्डर तक, लोगों की हत्या तक पहुंच जाएगी? कहाँ लेके जाएंगे हम अपने लोकतंत्र को? भारत के इस जो गंगा जमनी तहजीब कहाँ खत्म हो गई? गंगा जमनी तहजीब केवल मतलब क्या किताबों में लिखी बात है कि बस हम हमारी कट्टरता को मानिए तो ही गंगा जमुना तहजीब रहेगी, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने कम से कम न्याय के लिए स्वयं जो है अपनी जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने तुरंत न्यायिक या जांच करने के लिए और प्रशासन से कहा कि निष्पक्ष जांच करिए और दोषियों को तुरंत न्याय की व्यवस्था के सामने उपस्थित करिए। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। मुख्यमंत्री या कोई व्यक्ति नहीं कह सकता उन्होंने उसके मर्डर कर दिया, तुमने उसका गला काट दो। लोकतंत्र में जिन्होंने उनकी हत्या की है उनको जो कानून सम्मत सजा है वो मिलनी चाहिए। तथा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वर्ग या धर्म या जाति में कट्टरता को हमें इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वो राष्ट्रवाद से या जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है या भारतीय संविधान के अगेंस्ट जाने पर उसकी या भारतीय संविधान के साथ जाने पर उसकी हत्या कर दी जाए। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहने लगे कि जो हिंदू उनको वोट नहीं देगा, हिंदू उनको अपने हिंदू को मार डालेगा, तो दूसरी पार्टी, हिंदुस्तान में 80% हिंदू है, कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ पाएगी क्या? अखिलेश यादव जी को केवल मुसलमानों के वोट मिले, हिंदुओं के वोट ही नहीं मिले? जिन हिंदुओं ने अखिलेश यादव जी को वोट दिया उनकी हत्या कर दिया हिंदू, मारते मारते पीटते पीटते। ऐसा संभव है क्या? ऐसा हम एक समाज बनाना चाहते हैं जहाँ समाज में इतनी हिंसा हो, जहाँ समाज में टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इनटॉलरेंट सोसाइटी हो जाए? तो चाहे हिंदुओं की सोसाइटी हो, चाहे मुसलमानों की सोसाइटी हो, चाहे बौद्धों की सोसाइटी हो, चाहे पारसियों की सोसाइटी हो, इनटॉलरेंस समाज में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। सरकार को जो अपना काम करेगी वो करेगी ही, लेकिन उस समाज के लोगों का ये दायित्व है कि वो इनटॉलरेंस को इस तरह से ना आने दे सोसाइटी में, वरना भारतीय लोकतंत्र के लिए ये अच्छी प्रवृत्ति और परंपरा नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि इन दो घटनाओं के प्रकाश में भारतीय संविधान का मैंने के नज़रिए से आपको इन दो घटनाओं को विश्लेषित करने का, बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मेरे सामाजिक परिवार को बड़ा करने में आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। जितना परिवार बड़ा होता जाएगा, परिवार के बड़े होने पर बड़ी खुशी मिलती है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने विचार भी बताएं। अगर आप मुझसे असहमत हैं तो उसे भी व्यक्त करें। मैं अगर उसको लेकर के कोई मेरी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आती है तो मैं उसका स्वागत करूँगा। लोकतंत्र में कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए, वन वे नहीं कि मैं कहूँ आप सुने,
आपको लगता है कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ या मेरी बात संविधान के नज़रिए से गलत है, तो मैं उस पर पुनः पर चर्चा करने के लिए तैयार रहूँगा। दोस्तों, आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।